नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 15 नवंबर दिन शनिवार माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। राहु काल सुबह 9:25 से 10:45 तक रहेगा। आज हरियाणा में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव, एनडीए की आंधी में उड़ा इंडिया गठबंधन, 35 सीटों पर सिमटा। कांग्रेस से आगे निकले ओवैसी, प्रशांत किशोर व मुकेश साहनी की पार्टी का खाता नहीं खुला। मोदी बोले कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी। राहुल बोले शुरू से निष्पक्ष नहीं था चुनाव। थरूर बोले पहले से ज्यादा वामपंथी हुई कांग्रेस। दिल्ली ब्लास्ट, हरियाणा में फरीदाबाद के बाद अमनूह के जुड़े तार। अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करने वाले दुकान व 3 डॉक्टरों समेत 5 हिरासत में लिए गए। सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनोरेल। गजराज कॉर्प्स द्वारा बनाई गई ये रेल अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों में मदद पहुंचाना होगा आसान। श्रद्धालु बनकर पाकिस्तान गई पंजाबी महिला ने नाम बदल कर किया नकाह। इमिग्रेशन फार्म की जांच में बड़ा शक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत की। बिहार विधानसभा के शुक्रवार को घोषित रिजल्ट में 202 सीट जीतकर एनडीए ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। एनडीए की आंधी में इंडिया गठबंधन महज 35 सीटों पर ही सिमट गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। इंडिया गठबंधन के सीएम फेस और लालू के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव किसी प्रकार अपनी सीट बचाने में सफल रहे, जबकि डिप्टी सीएम फेस बने मुकेश साहनी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव में खाता नहीं खोल पाई। ओवैसी की पार्टी 6 सीट जीतकर बिहार में कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए सुबह से ही चुनाव में आगे चल रही थी तथा मतगणना आगे बढ़ने के साथ साथ जीतों का अंतर भी बढ़ता गया। चुनाव के बाद आए अधिकतर एग्जिट पोल ने बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने का संकेत दिया था, परंतु एनडीए की ऐसी आंधी चलेगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बिहार चुनाव में भाजपा एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नीतीश की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। चिराग व मांझी की पार्टी भी चुनाव में मेरिट में पास हुई। नीतीश मंत्रिमंडल के 29 में से 28 मंत्रियों ने चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि एकमात्र मंत्री सुमित कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा। एनडीए के नतीजों में बड़ी बढ़त को देखते हुए दोपहर 2 बजे ही भाजपा और जेडीयू के दफ्तरों में जश्न मनाना शुरू हो गया था। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं बिहार चुनाव में जीत हार पर राजनीतिक बयानबाजी की। बिहार में एनडीए की जीत पर शुक्रवार को दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। पीएम ने छठी मैया के जयकारे भी लगाते हुए कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह रहे हैं वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे। उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है। भाजपा मुख्यालय पहुंचे पीएम ने गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मोदी ने कहा कि बिहार ने मैं कहता हूं कि आपकी आशा मेरा संकल्प है, आपकी आकांक्षा मेरी प्रेरणा है। अब बिहार विकसित होगा। भाजपा की ताकत उसका कार्यकर्ता है। भाजपा का कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इस जीत ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को केरल, तमिलनाडु, असम, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल में नई ऊर्जा को भर दिया है। ये गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता बना दिया है। मैं बंगाल के भाई बहनों से कहता हूं कि भाजपा आपके साथ मिलकर बंगाल में जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। राहुल ने एक्स पर लिखा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। कांग्रेस सांसद नेता शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों से पहले से ज्यादा वामपंथी रुख अपनाने लगी है। ये बदलाव बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का जवाब देने के लिए एक तरह की रणनीतिक कदम माना जा सकता है। थरूर हैदराबाद में ज्योति कॉमरेडी मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के दौर में कांग्रेस का रुख मध्यम मार्गी था।
तब कई नीतियां पिछली बीजेपी सरकार से भी ली गई थी। दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट पर थरूर ने कहा कि आतंकी वारदात बर्दाश्त नहीं की जा सकती और सरकार को दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट की। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के बाद अब हरियाणा के नूह के बेगुनगवा गांव से जुड़ गए हैं। विस्फोट की जांच में एजेंसियों ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि डब्बू ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजमिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था जो विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ। नूह से खाद्य विक्रेता के अलावा 3 डॉक्टरों सहित 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक डॉक्टर चीन से MBBS करने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 2 नवंबर को इंटर्नशिप पूरी की थी, जबकि एक पढ़ाई कर रहा है जिस पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के तार जुड़े हैं। वहाँ 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। मेडिकल कॉलेज में तैनात एक महिला डॉक्टर ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि 2021 में लेडी आतंक के डॉक्टर शाहीन बतौर प्रोफेसर जुड़ी। उसे प्रबंधन ने कॉलेज की 6 सदस्यीय फार्मो विजिलेंस कमेटी के अहम पद दिया। उसने ही 2022 में पुलवामा के आतंकी डॉक्टर मुजमिल गनी और उमर नबी सजाद अहमद को नौकरी दिलवाई। सजाद को कॉलेज कमेटी का सदस्य बनवाया। शाहीन और सजाद का यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रभाव था। अब बात करते हैं भारतीय सेना की इन हाउस हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम की। भारतीय सेना की गजराज कॉर्प्स ने एक इन हाउस हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम तैयार किया है। ये स्मार्ट इनोवेशन अरुणाचल प्रदेश के 16,000 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है, जिससे सैनिकों को जरूरी सामान तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। नया सिस्टम कामेंग हिमालयन रीजन में भारतीय सेना तक रसद पहुंचाने में मददगार है। यहाँ न तो रास्ता है न कोई दूसरा वाहन पहुंच सकता है। पहाड़ों में सकरे रास्ते, ठीली चट्टानों, अप्रत्याशित मौसम और सीमित ऑक्सीजन के कारण छोटी दूरियां भी लंबी और कठिन लगती है। गजराज भारतीय सेना की 4थी कॉर्प्स है। ये सेना की ईस्टर्न कमांड का हिस्सा है, जिसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। पूर्वोत्तर सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसका मुख्यालय तेजपुर, असम में है। इसे नॉर्थ ईस्ट भारत की सुरक्षा, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन और सीमा प्रबंधन में सबसे सक्रिय और रणनीतिक कॉर्प्स माना जाता है। इस कोर के तहत 71 माउंटेन डिवीजन, 5 बॉल ऑफ फायर डिवीजन, 21 रियल हॉर्न डिवीजन शामिल है। इसकी 1962 के भारत चीन युद्ध में सक्रिय भूमिका रही थी। हालांकि उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके बाद जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रक्षा की। गजराज का अर्थ होता है हाथी, जो शक्ति, स्थिरता और पराक्रम का प्रतीक है। पूर्वोत्तर भारत में हाथियों की प्रमुख उपस्थिति और इस कॉर्प्स की ताकत को दर्शाने के लिए ये नाम चुना गया है। और अंत में बात करते हैं पाकिस्तान गई सिख श्रद्धालु की नाम बदल कर निकाह करने की। सिख श्रद्धालुओं के साथ कपूरथला से पाकिस्तान दर्शन करने गई महिला सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में नाम बदल कर वहां निकाह कर लिया है। सरबजीत कौर का नया नाम नूर हुसैन रखा गया है। 4 नवंबर को 1932 श्रद्धालुओं के साथ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान गई सरबजीत कौर वापस जत्थे में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद उसके लापता होने की बात कही जा रही थी। जांच के दौरान उनके इमिग्रेशन फार्म में राष्ट्रीयता और पासपोर्ट नंबर खाली मिलने से संदेह बढ़ गया था, जिससे भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क कर जांच शुरू की, जिससे पता चला कि सरबजीत ने अपना नाम बदल कर निकाह कर लिया है। जत्था 10 दिन तक विभिन्न गुरु धामों के दर्शन करने के बाद भारत लौट आया, लेकिन वापसी के समय 1922 श्रद्धालु ही लौटे। सरबजीत कौर जत्थे में शामिल नहीं मिली। जत्थे के कुछ सदस्य पहले लौटे। भारत लौटने से पहले श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गड़, 4 अन्य सदस्य और 3 महिलाएं जिनके घरों में कोई बीमार था पहले ही लौट आए थे, लेकिन सरबजीत कौर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसे लापता होने की पुष्टि हुई। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।